जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम पाकिस्तान की सियासत के बारे में बड़ी गर्मा गर्म ख़बरों के साथ हाज़िर हुए हैं, लेकिन आज हमारे साथ एक और आवाज़ होंगी मिस्टर शेख। वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो पूछने का हक़ होता है ऑडियंस को, और वो आप नहीं बताती हैं, तो वो आज से मेरे साथ कुछ सवालात किया करेंगे और मैं उनके जवाबात दिया करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जी पूछें, आप क्या पूछना चाहते हैं? तो आपका बहावल नगर वाक़े पर क्या ख़्याल है? क्या हो रहा है? वो सोशल मीडिया पे तो बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है। क्या सोचती हैं आप उसके बारे में? देखिए, उसके बारे में मेरा पहले दिन से बड़ा फ़र्म बिलीव था कि जो कुछ भी हुआ है वो टिट फॉर टैट हुआ है। पुलिस हमारी जो है वो आपको पता है वो कितनी अच्छी है, हमें पुलिस से कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन पुलिस भी बहुत ज़्यादा ओवर द डू करती है चीज़ें। गैर कानूनी इकदामात बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। उस इंसिडेंट में भी जो है एक पहले फुटेज वायरल होती है जिसमें कुछ चंद ख़वातीन को मारा जा रहा होता है, उनको दुपट्टे खींचे जा रहे होते हैं, और पुलिस वाले जो है ओपनली ये कैमरे के ऊपर रिकॉर्ड है कि ब्रूटली जो है वो तशद्दुद कर रहे हैं ख़वातीन के ऊपर। उसके बाद फिर घर के अंदर भी घुस जाते हैं, और वो घर वालों ने भी एक फुटेज बनाई हुई है जिसमें वो कह रहे हैं कि ये लोग हमें कह रहे हैं कि आप लोग डाकू हैं, और कह रहे हैं कि हमसे 1 लाख रुपया मांगा गया और हमने नहीं दिया, और उसके बाद इन लोगों ने हम पे तशद्दुद किया। और वो दोनों वहाँ बैठे भी हुए हैं, एसएचओ था या जो भी कोई ऑफिसर थे पुलिस के, वो वहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद एक इंसिडेंट होता है जो कि शायद लेट मीडिया तक पहुँचता है कि हमारी पाक अफवाज के जवान जो हैं वो उस थाने में जाते हैं बहावल नगर के, और वहाँ घुस के तो उन्होंने एसएचओ को जो भी वहाँ पर थे उनको बड़ा मारा। मेरे ख्याल से ये यहाँ तक जो है वो जेन्युइन था सारा कुछ। टिट फॉर टैट होना, एक्शन का रिएक्शन होना। देखें, जब भी कहीं कोई ताकतवर अपने इख्तियारात का गैर कानूनी तौर पर जो है वो इस्तेमाल करता है, तो उसको कहीं ना कहीं से तो जवाब आना है। पाकिस्तान की हुकूमत ने हमेशा हमारी पुलिस को जो है वो घर की लौंडी बना के रखा हुआ है। अगर पाकिस्तान की पुलिस जो है वो बुरी नहीं है, लेकिन क्या करे बेचारी पाकिस्तान की पुलिस को, जब वो सियासतदानों के घर में उनके बच्चों के लिए ट्यूशन पे छोड़ने के काम आती हैं गाड़ियों के साथ, बाजी के बेगम के कपड़े दर्जी तक ले जाने का काम करते हैं, ठीक है, और बच्चों की जो फ्रेंड्स आए होते हैं उनको छोड़ने लाने ले जाने के लिए जब पुलिस का काम रह जाएगा, जिनका काम बेसिकली पाकिस्तान की जो अवाम है इंटरनली, सरहदों पे तो हमारी पाक फौज का काम है कि वो मुल्क की जो है हिफाजत करे, इंटरनली लोगों की हिफाजत तो एक्चुअली में पुलिस का काम है। जब वो उस बेचारी अपने असली काम की बजाय उनको मिसयूज़ किया जाएगा, उनको नौकरों की तरह ट्रीट किया जाएगा, तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो मुझे नहीं पता कि कब की ख़त्म हो चुकी हुई। कोई ऑफिसर अगर इन सियासतदानों की बात नहीं मानेगा तो उसको ये डर होगा कि ये तो मुझे किक आउट कर देंगे, ये तो मुझे खुडे लाइन लगा देंगे। वो मजबूरी में बेचारे मानते हैं। या तो पाकिस्तान का सिस्टम ऐसा बना दिया जाए कि पुलिस वालों को यूज़ ही ना कर सकें ये सियासतदान। हम यहाँ इंग्लैंड में रहते हैं यार, यहाँ कितने पुलिस वाले चलते हैं एमपी के साथ, अकेले एमपी फिर रहे होते हैं, नो वन। नो वन। तो यहाँ पर हम अरे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर कितने लोग होते हैं? कुछ भी नहीं, हार्डली 2 गार्ड बाहर खड़े होते हैं और 2 अंदर बैठे हुए होते हैं। तो तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म द ग्रेट शहबाज शरीफ और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला द ग्रेट मरियम नवाज शरीफ, वो क्यों खामोश हैं इस मौके के ऊपर? कुछ उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं की। ये क्या है? इसमें क्या राज है? अब देखें, ऐसे सिचुएशन में जब मुल्क का वज़ीर आज़म खामोश, साइलेंट, मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कहती हैं कि कोई भी काम गैर कानूनी तौर पर होगा तो वो मेरी रेड लाइन तस्वर किया जाएगा, तो मुझे तो लगता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की वो रेड लाइन कब मिटी, कब नई लाइन खींच दी गई, उनको खुद भी पता नहीं चला। और जो चचा हैं उनके, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, वो तो पहले ही जुर्रत नहीं कर सकते कि वो कुछ बोलें, और स्पेशली जब हमारी पाक अफवाज कहीं इन्वॉल्व हो, तो वहाँ तो शहबाज शरीफ साहब ऐसे आके वो कबूतर की तरह एक्ट करते हैं कि मैंने तो कुछ देखा ही नहीं, मैंने तो पता ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, अच्छा मैं मसरूफ़ सी, मेरी तबीयत ख़राब हो गई होगी। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी यही कहा होगा, सॉरी मैं बिज़ी थी, मैं ख़वातीन को चूड़ियाँ पहनाने में मसरूफ़ थी, या मैं कुछ और काम करने में मसरूफ़ थी, या मैं लोगों को नया टारगेट देने के लिए मसरूफ़ थी। तो उन्होंने भी शायद बहावल नगर का जो है वो किस्सा नहीं देखा। यही तो है कि जब पाकिस्तान के सिविलियंस, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा ओहदा है, जब वो ऐसे वाक़े में खामोश रहेगा तो पाकिस्तान की आवाम किसकी तरफ देखेगी? आप मुझे ये बताएं। इमरान खान साहब को भी ये गुमान हो गया था कि जी मेरी रेड लाइन, उनके लोगों ने कहा मैं रेड लाइन हूँ, इमरान खान हमारी रेड लाइन है। फिर कब रेड लाइन मिटी और कब कौन सी नई रेड लाइन की जगह कौन सी लाइन लगा दी गई, तहरीक इंसाफ वालों को भी पता नहीं चला। और अब तमाम तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो उनकी गुड बुक में आने के बाद ही मंजर आम पर तशरीफ़ ला रहे हैं, पहले सारे गायब थे। अब आपका क्या ख्याल है कि ये सारे उनकी मर्ज़ी के बगैर ही मंजर पे आ रहे हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये सारे उनकी सह के बगैर इतने बहादुर हो गए जो इलेक्शनों में गायब हो गए, जो इमरान खान को छोड़ के भाग गए?
मैं एक सवाल इमरान खान की ऑडियंस से भी पूछती हूँ, आपसे भी पूछती हूँ, आप मुझे ये बताएं कि वो लोग जो डरे सहमे इमरान खान को छोड़ के भाग गए थे, क्या वो इतने बहादुर हो गए हैं? क्या वो मंजर आम पे भी आ रहे हैं और वो आके खूब इमरान खान को सपोर्ट भी कर रहे हैं? अब वो बहादुर हो गए हैं या वो पहले डरपोक थे? मतलब मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि उनकी बहादुरी का मुझे पता नहीं चल रहा। तो वो भी मर्जी से ही आए हैं ना हमारे फौजी भाइयों के, तो इनकी क्या औकात है रेड लाइन लगाना और क्या करना? मुझे इसीलिए ज़्यादा जो एक लोग इमोशनली हो के ज़्यादा चार्ज हो जाते हैं ना, इसलिए मुझे उन पर गुस्सा आता है कि औकात में क्यों नहीं रहते हो तुम लोग? तुम लोगों के लीडरान तो मर रहे होते हैं कि उन्हीं की जो है वो मिन्नत समाजत करें। बल्कि एक और मैंने विजुअल देखा, इमरान खान बूट बूट करते हैं, हमें बूटों के ताने देते हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है, बूटों के ताने होने भी चाहिए। पीटीआई के लोग तो जिस जूती के ऊपर 804 लिखा हुआ है ना उसको चूम रहे हैं, तो मतलब पीटीआई में क्या बदला? अस्तगफुरुल्लाह, ये तो गलत है। ये है, ये इट्स ऑन रिकॉर्ड। मैंने खुद वीडियो देखी, तो इसका मतलब उनको जूतों से प्यार है। अच्छा, बूट तो नहीं इसका मिला वजाहत दीजिएगा जी। कि अगर वेस्टर्न कंट्रीज में अगर कोई ऐसा वाकया हो तो जो प्राइम मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर है या इंटीरियर मिनिस्टर है, एटलीस्ट उसको रिजाइन देना पड़ता है। तो इतना सीरियस लिया जाता है। यहाँ पे बोरिस जॉनसन के ऊपर पार्टी गेट के ऊपर हुआ था तो उनको रिजाइन देना पड़ा। जो भी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कोई ऐसी हरकत करता है, चाहे एमपी हो चाहे काउंसलर क्यों ना हो, उसको रिजाइन देना पड़ता है। तो आपकी कोई है डिमांड कि ऐसे कुछ होना चाहिए पाकिस्तान के? आप ना मेरे ख्याल से लाला लैंड में तो नहीं रह रहे। पहली बात तो अगर वो जो पुलिस ने गलत किया था उसी के ऊपर देयर एंड देन शहबाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज शरीफ साहबा को एक्शन लेना चाहिए था। हमारी पाक फौज इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन उन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ नहीं किया तो उनको मजबूरन आके जो है वो सब कुछ करना पड़ा। फिर उनको टेट फॉर टैप, फिर उनको सबक सिखाना पड़ा। अगर ये मैं कहती हूँ कि अगर जवाब पूछना है ना, अगर सवाल उठाने हैं ना, तो मरियम नवाज और शहबाज शरीफ से पूछें। उनके अंडर आती है पुलिस। वो मोहसिन नकवी किधर है, वो हमारे वजीर खारजा किधर हैं, ख्वाजा आसिफ किधर हैं? ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको रिजाइन देने चाहिए। आईजी साहब तो बेचारे इतने स्वीट हैं, वो तो खुद मक्खी से भी डर जाते हैं। आईजी साहब ने आके वजाहत दे दी तो वो उन्होंने दे दी। ओह यस, उन्होंने तो बड़ी अच्छी वजाहत दी। उन्होंने कहा हमने पाक फौज के नारे भी लगाए, पाक पुलिस के भी नारे लगाए, हम सब भाई हैं। बल्कि एक पुलिस वाले ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया जिसको मार पड़ी थी, बड़े भाई ने मारा, उन्होंने हीरे की तरह तराश क्राश कर दी है हमारी, लेकिन उन्होंने तराश खराश ज़्यादा कर दी, उससे तकलीफ हुई है। भाई मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब हीरे को तराश खराश की जाती है ना तो वो तेज की जाती है, तभी हीरे की जो वो नोक, जो जिसको हम डायमंड कौन सा वाला था, सॉलिटियर, तभी भाई नोक निकलती है। अगर आपको दर्द कम महसूस हुआ इसका मतलब आप डायमंड नहीं बने। तो डायमंड बनने के लिए दर्द महसूस होना काफी था। मतलब है कि पुलिस की लेजर कटिंग की है, लेजर कटिंग है, यस। अबे हमारी, अरे इसमें बुराई क्या है? मैं तो कहती हूँ उनको भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। हमारी क्रिकेट टीम ने ट्रेनिंग नहीं ली है पाक फौज के अंडर, तो पुलिस को भी दें। फौजी मैं तो कहती हूँ फौजी भाइयों इनको भी ट्रेनिंग दें और इनको बताएं कि जो सिविलियन आपको कहे कि ये करो, मेरे बच्चे का दूध लेके आओ, मेरी बीवी के लिए चूड़ियाँ लेके आओ, उसको उधर ही कहो देयर एंड डन कि सॉरी मैं नहीं कर रहा, मेरा ये काम नहीं है, मेरी ड्यूटी में ये शामिल नहीं है, मैं नहीं कर रहा। पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये क्या है कि जो कोई पहला वाकया होता है, नया वाकया आता है तो पहले को भूल जाते हैं। ऐसे कितने हजारों सैकड़ों वाकयात चलते हैं, इसको कब तक भूल जाने का सिलसिला आपका लगता है, कितने का सतह लेगा? अरे देखिए, पाकिस्तान की जो कौम है वो तमाशबीन है, क्योंकि हम लोगों ने ज़्यादा स्ट्रगल की नहीं। हम लोगों ने आज़ादी, हमने पाकिस्तान लड़ के नहीं लिया। मैं आपको सच बताऊं, हम लोग जो मिल गया सो मिल गया, क्योंकि लड़े तो वो लोग जो पंजाब जो इंडिया छोड़ के गए। हम लोगों को तो पहले इस खित्ते में बसे हुए थे, हमें तो बस मुफ्त में बैठे बिठाए कह दिया ये तुम्हारा हो गया और हम मज़े से बैठे हुए हैं। इसीलिए हम लोग स्ट्रगल करने की हमारे अंदर वो खून में है ही नहीं। हम लोग तमाशबीन है। आपने तमाशबीन से कहा कि लोग बड़ा राशि इकट्ठा कर लेते हैं। आपने बचपन में देखा जो रीच वाला बंदर लगा तमाशा लगाता, कैसे लोग मजमे में इकट्ठे हो जाते थे। एक टिकटॉकर घर से बाहर निकल जाए उसके बाद हज़ारों लोग खड़े हो जाते हैं। तो ये लीडरों की क्या होगा? तमाशा, हम तमाशबीन कौम है। कल को नया तमाशा बनेगा, ये तमाशा भूल जाएंगे वो। तो अच्छा, तो आपके साथी यूट्यूबर इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो कहते हैं जो जुल्म इस दौर में हुआ है वो तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। इसके बारे में क्या कहना है? ये सवाल पूछना ज़रूरी था। अच्छा, वो हमारे यूट्यूबर जो है ना इमरान रियाज कम सहाफ़ी, अब वो भी मुझे गजनी टाइप लगते हैं। उनकी यादाश्त बड़ी कमज़ोर है। आपको पता होना चाहिए कि वही ये गजनी जो हमारे हैं ना इमरान रियाज, ये भूल गए कि जब भुट्टो के दौर में लोगों को कोड़े पड़े थे, सरेआम कोड़े पड़े थे, बांध के कोड़े मारे गए थे। ये भूल गए कि जब नुसरत भुट्टो के सर की चादरें छीनी गई थी। ये भूल गए कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई तो कई बम धमाके हुए, उनको मुल्क बदर किया गया। ये भूल गए कि नवाज शरीफ को 3 दफ़ा इक़्तिदार से निकाला गया। ये भूल गए कि नवाज शरीफ की पार्टी भी ख़त्म की गई। ये भूल गए कि जो है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की भी पार्टी ख़त्म की गई। जब उनके वालिद ज़िंदा थे तब भी पार्टी तोड़ी गई। ये भूल गए कि नून लीग के लोगों को भी मजबूर किया गया था कि आप इनके अंडर इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सेनेट इलेक्शन वेरी रिसेंट जब हुआ था तो नवाज शरीफ के साइन के जो पेपर थे उनको
नल एंड वाइट करार दे दिएगा, उनको कहा ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे सेनेट का। तो आप क्या बात कर रहे हैं? ये बंदे की तो खुद मुझे लगता है इसको इलाज की ज़रूरत है। यही वो बंदा था जो लोगों को बहकाता था, यही वो शख्स था जो हमें आके बताता था कि नवाज शरीफ के खिलाफ इतनी बड़ी करप्शन हुई है, यही वो बंदा था जो आके जो है वो हमारे फौजी भाइयों के गनमैन से पता नहीं किस किस किस्म के असलहा से इंजॉय करता था अपनी लाइफ को, लग्जरी और तितर बतेर के जाके वो जो शिकार करता था गैर कानूनी तौर पर, और फिर आके जस्टिफिकेशन देता था मेरे पास लाइसेंस है तो मैं शिकार कर सकता हूँ, और वो भी इतने ज़्यादा शिकार कर सकता हूँ। तो इस बंदे की क्या बात कर रहे हैं आप? ये तो बंदा पागल है। मुझे इस बंदे की बात पे इसलिए बिलीव नहीं है क्योंकि ये लस्ट का मारा हुआ है। इसने अभी वेरी रिसेंट एक हमारे एक सहाफ़ी को शहबाज हैं, वो आपने भी देखा होगा, उनको इंटरव्यू दिया और उन्होंने भी, वो बड़े अच्छे ऐसे स्टोरी टेलर हैं जो शहबाज है ना, वो स्टोरी टेलर इतने अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं स्टोरी टेलर के अंदर ना ये भी स्टोरी सुना देता हूँ, लोगों को समझ नहीं आएगी। उन्होंने भी हमें सुनाया रॉबिन हुड पांडे की एक स्टोरी हमें बनाई कि वो जनाब वो सहाफ़ी जो है ना उसको, उसकी जान को बड़ा शदीद खतरा है, वो जी पहाड़ों में चला गया है, वो जी पानी के पास चला गया है, और वो जनाब उसने इतना ज़बरदस्त नेटवर्क कर लिया हुआ है कि वो 18 किलोमीटर तक उसने अपने घर के पास ना नेटवर्किंग की हुई है, बंदों का जाल बिछाया हुआ है, और उसने पास फ़ोन नहीं है, और सहाफ़ी के पास जो भी 18 किलोमीटर तक मूवमेंट होती है वो एक सेकंड में उस तक खबर पहुंच जाती है। ये कौन से ज़माने में शहबाज साहब आप रहते हैं? तितर खबर लेके आते हैं। तितर, एग्जैक्टली, वो तितर बटेरे जो उसने छोड़ दिए होंगे ना, वो खबर लेके आते थे। कहने का मतलब है कि जुल्म होता रहा है और होता रहेगा, इसको रोकने का कोई तरीका नहीं, नहीं तरीका तो है। ये जब तक ये इमरान रियाज जैसे झूठ बोलने वाली फैक्ट्रियां बंद नहीं होंगी ना, तब तक ये झूठ बिकता रहेगा, तब तक ये झूठ बेचने वाले झूठ बेचकर हमें अमेरिका से आज़ादी डॉलर लेकर दिलवाते रहेंगे। यही सारे कसूरवार हैं। इनसे पूछे ना, पहले इमरान खान के बारे में हमें ये बड़ी बड़ी लिस्टें बना के देते थे कि ये करप्ट है, ये है। उस्मान बुज़दार के बारे में हमें बताते थे करप्ट है, नवाज शरीफ करप्ट है। फिर बाद में कहते मुझे तो वो ना उन्होंने फाइलें दी थी और वो मैंने फाइलें पढ़ के आगे सुना दी, तो मेरा क्या कसूर है। तो ये जब झूठे लोग खुद वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, जो इनको मिलेगा ये आके हमें क्या, मुझे क्या यकीन है कि ये जो अभी बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे। ये चंद रोज़ के बाद, चंद माह के बाद बोलेंगे सॉरी मुझे मजबूर किया गया था, मेरे यहाँ पर कुछ था, मेरी कनपट्टी के पीछे कुछ था, वो आप देख नहीं सकते थे क्योंकि मेरे 4 बच्चे थे। कहते हैं मेरे 4 बच्चे हैं तो मैं सच बोलता हूँ। भाई हमारे 3 बच्चे, हम शुरू से सच बोल रहे हैं, हम तो नहीं डरे। वो नहीं सच बोलते। नहीं, उनके नज़दीक उनके 4 बच्चे हैं तो 4 बच्चे वाले सच बोल सकते हैं बस। बहुत शुक्रिया इसके बारे में। इमरान खान साहब की डील के मतलब आपका कबूतर क्या कहता है? इमरान खान का जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, देखें मुझे रिस्पेक्ट देनी चाहिए, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ तो डील हो चुकी हुई थी ऑलमोस्ट। इमरान खान साहब एनी टाइम बाप, होता नहीं उनको किसने ये मशवरा दे दिया कि भाई उठ जा चढ़ जा सूली, उन्होंने वो दे माल 4.5 जो है वो कर दिया, और बुशरा बेगम से और अपने मतलब उन्होंने कह दिया कि जो अगर हमें कुछ हो जाता है, मेरी बीवी को जो जेल में डालने की वजह जो है वो सिर्फ आसिम मुनीर है, यानी कि हमारे आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर। वैसे मैं आपको एक बात कह, अभी तो आप जेल में आप सुन नहीं सकते हैं ना देख सकते हैं मेरी ये बात, लेकिन आपके चाहने वाले ज़रूर देखो सुन लेंगे। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान साहब शायद आपकी बुशरा बेगम जो हैं वो बनी गाला में जनरल आसिम मुनीर की वजह से रह रही हूँ, उनको जेल में नहीं डाला गया हो, वरना आपके जो मुखालिफिन हैं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो चाहती हैं कि वो जेल में जाए, शहबाज शरीफ साहब तो चाहेंगे कि आपकी मिसिस जो है वो जेल में जाए, जैसे मरियम नवाज गई हैं, जैसे नवाज शरीफ की बेटी जेल में रही है, तो क्यों नहीं बुशरा बेगम जेल में रह सकती। तो आपको आप ना जज्बात में आके इमरान खान साहब, वही ना थोड़ी सी खुशी मिलती है तो वो इमरान खान साहब ओवरवर्म्ड हो जाते हैं। जैसे मियाँ साहब की भी आदत है, उनको लगा कि सारा कुछ अब मेरे हक में होने लगा तो मियाँ साहब भी तड़ी लगाने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपको पता है मियाँ साहब भी जो है इंसानी नेचर है, इंसानी नेचर है, इसमें बह जाता है। लेकिन आपको ख्याल रखना चाहिए मियाँ साहब, आपको इतने प्यार से प्रोटोकॉल से लेके आए हैं, आपकी बेटी वज़ीर आला बनाई है, आपका भाई प्राइम मिनिस्टर बनाया, आपकी पार्टी हुकूमत में है, अब आप इनकलाबी बनेंगे तो मियाँ साहब मैं आपको ये गारंटेड बता रही हूँ, बल्कि कबूतर की भी खबर दे रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि अभी वेरी सून ना मियाँ साहब और ना ही इमरान खान साहब जो है वो सियासत के दरीचे में मुझे कहीं पे भी फिट होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मियाँ साहब तो अपनी बेटी का नुकसान कर लेंगे, अपने भाई का भी नुकसान करेंगे, अपनी पार्टी का भी नुकसान करेंगे, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पार्टी बना ली है। और अब इनके भी बहुत सारे परिंदे ऐसे जो दुबक के बैठे हुए थे, आने वाले दिनों में जो ही देखेंगे कि हवाएं जैसे अभी तेज़ चलना शुरू हो गई है ना, चलना शुरू हुई, तो मियाँ साहब आपको छोड़ के आपके सामने जो है वो लोग दूसरी तरफ चले जाएंगे। और इमरान खान साहब आपका तो पीछे कोई है ही नहीं, आप अपने नुकसान में कहीं अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क मत करवा लीजिएगा। और वैसे भी आपकी पार्टी ने आपका साथ देना कोई नहीं है इमरान खान साहब, सारे तो तितर-बितर हो गए, सारे बतितर। अरे जब था वो भागे, इक़्तिदार में आए तो मजे लेने के लिए सारे उनकी मिन्नत चले, सरकार बूट वाली सरकार पुलिस माफ दे। आखिरी सवाल के लोग कहते हैं कि मियाँ साहब की कमर में उनके रिश्तेदारों ने छुरा घोंपा है, आप क्या कहती हैं इस बार?
नहीं, इसमें मियाँ साहब इतने भी छुने का के नहीं है। मियाँ साहब बहुत चालाक हैं, बहुत कुन्ने हैं मियाँ साहब। मैं बल्कि ये कहूँगी, आई एम सॉरी, मैं इस पंजाबी वर्ड में कह रही हूँ, मेरा कोई मकसद नहीं है मियाँ साहब का मजाक उड़ाने का, लेकिन मियाँ साहब बहुत समझदार हैं। लेकिन वो समझदार जब आप ज़्यादा होते हैं ना, तो फिर आपकी समझदारी में ही आपको घेर घूर के ना तो शिकार कर लिया जाता है। तो मियाँ साहब के लिए पिक्चर बनाई गई थी कि आप आएँ, आपने ही प्राइम मिनिस्टर बनना है। जिस दिन इलेक्शन हुए उस दिन भी मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच कर डाली। उसके बाद मियाँ साहब को ऐसा सिनेरियो बना के दिया गया कि मियाँ साहब, ओहो हुण तुसीं प्राइम मिनिस्टर तो बन ही नहीं सकते मियाँ साहब, तुहानूं तो किसी ने बनन ही नहीं देना, हुण असीं की कर सकते हैं। तो मियाँ साहब वो कह रहे हैं कि मरियम नूं वज़ीर आला बना दिंदे हैं। पहले बात यहाँ से शुरू हुई। तो मरियम जब ऑब्वियसली जब बेटी मरियम साहिबा जो है वो हमारे मियाँ साहब को बहुत प्यारी हैं, हर वालिद को अपनी बेटी बहुत प्यारी है, और मरियम नवाज़ तो वाकई मियाँ साहब को बहुत प्यारी हैं। वो इसलिए भी प्यारी हैं क्योंकि वो उनकी सियासी वारिस हैं। तो वो मियाँ साहब को जब लगा कि मेरी बेटी वज़ीर आला बन जाएंगी तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। उसके बाद फिर छोटे भाई का जो है वो खुला है जिन इक़्तिदार का। तो उसके बाद फिर जरदारी साहब ने कह दिया कि हम इसको वज़ीर आज़म बनाएं। फिर मियाँ साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं था, मजबूरी में। तो मियाँ साहब ज़्यादा समझदारी में मारे गए हैं एक्चुअली। शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, नाइस टू हैव यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो थैंक यू सो मच, आपकी कंपनी, आई लव्ड इट। मुझे सवालों के जवाब देने में बड़ा मज़ा आया है। प्लीज़ 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 मेरे लिए टाइम निकाल के रोज़ मेरे साथ एक वीलॉग करवा दिया करिएगा प्लीज़। और अगर आप लोगों को ये सवाल जवाब का सिलसिला अच्छा लगा है तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि सवाल जवाब करके मेरी जो वो ये मेरे जो जहानत है ना वो 4 चांद लग जाते हैं। तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ी सी कंपनी देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।